तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज हम लोग जेपीएससी मेंस पेपर 5 जो कि आपका इकोनॉमिक्स है, जो टोटल 4 ग्रुप में डिवाइडेड है। तो इसमें से जो आपका पहला ग्रुप है बेसिक फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था की मौलिक विशेषताएं। इसमें टोटल 11 टॉपिक दिए हुए हैं, जिसमें से पहले नंबर का टॉपिक नेशनल इनकम, और उस नेशनल इनकम से जितने भी कीवर्ड बन सकते थे और जो भी डायमेंशन होना चाहिए था रोड मैप पढ़ने का, वो हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस कर चुके थे। आज के क्लास में हम लोग इन्फ्लेशन यानी कि मुद्रास्फीति के बारे में, उसका जो रोड मैप होना चाहिए पढ़ने का, वो हम लोग आज के क्लास में जानेंगे। और इस क्लास को आप अगर समझ लेते हो इसमें हम लोगों को कैसे कैसे जाना है, कैसे पढ़ना है, तो आपको ये पता चल जाएगा कि कितना हम लोगों को पढ़ना है डाटा और कितना हम लोगों को स्किप करना है। तो इसी रोड मैप के अनुसार आप आगे बढ़िएगा तो एक टॉपिक आपका तैयार हो जाएगा, मुद्रास्फीति। ठीक है। अगर हम लोग इसी के संदर्भ में थोड़ा बात कर लें तो जेपीएससी का जो एग्ज़ाम है मेंस का, इसमें जो आपका पेपर 5 है, ये टोटल इसमें 4 ग्रुप है। पहला ग्रुप है आपका बेसिक फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था की मौलिक विशेषताएं, जिसमें टोटल आपका 11 को टॉपिक दिया हुआ है ना। और इन 11 टॉपिक को हम लोग एक करके रोड मैप बना लेंगे, है ना। उसके बाद सेकेंड जो ग्रुप है आपका, उसको हम लोग कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक इशू एंड इंडियन डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी, यानी कि सतत विकास, आर्थिक मुद्दे और भारत विकास की रणनीति। ये ग्रुप बी है। इसमें भी टोटल आपका 11 को टॉपिक दिया हुआ है। ठीक है। अब आइए ग्रुप सी की बात करते हैं। ग्रुप सी जो है वो आपका इकोनॉमिक रिफॉर्म, नेचुरल एंड इम्पैक्ट ऑन इंडियन इकोनॉमी क्या है, तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, नेचर एंड इम्पैक्ट ऑन इंडियन इकोनॉमी, यानी कि आर्थिक सुधार, आर्थिक सुधारों का स्वरूप तथा भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव। इसमें भी टोटल 5 गो टॉपिक दिया हुआ है, इसको भी हम लोग एक एक करके देख लेंगे। इसके बाद जो आपका ग्रुप डी आता है, चौथा ग्रुप, वो है आपका इकोनॉमी ऑफ झारखंड, यानी कि झारखंड की अर्थव्यवस्था, फीचर्स, इशू, चैलेंजेस एंड स्ट्रेटेजी, विशेषताएं, मुद्दे, चुनौतियां और रणनीतियां। इसमें भी आपका टोटल 5 गो टॉपिक दिया हुआ है, इसको भी हम लोग देखेंगे। तो हम लोग अभी केवल और केवल ग्रुप ए की बात कर रहे हैं। ग्रुप ए में टोटल 11 को टॉपिक दिया हुआ है, बेसिक फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था की मौलिक विशेषताएं, जिसमें हम लोग नेशनल इनकम के बारे में सारा रोड मैप हम लोग समझ चुके थे। आज हम लोग मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन का रोड मैप समझेंगे। इसमें देखिएगा अगर इन्फ्लेशन टॉपिक का, तो इसमें सिलेबस में लिखा हुआ इन्फ्लेशन कॉन्सेप्ट यानी कि अवधारणा, कंट्रोल ऑफ इन्फ्लेशन यानी कि मुद्रास्फीति पर नियंत्रण, उसके बाद लिखा हुआ मॉनिटरी यानी कि मौद्रिक, उसके बाद लिखा हुआ फिजिकल एंड डायरेक्ट मेजर्स यानी कि राजकोषीय और प्रत्यक्ष उपाय, यही लिखा हुआ ये सिलेबस में। अब इस सिलेबस में क्या पढ़ना है इसको हम लोग तोड़ कर इसमें हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें इन्फ्लेशन के टॉपिक के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ना होता है, तो सबसे पहला पॉइंट हम लोग जानते हैं इन्फ्लेशन में कि सबसे पहले कि आपका मुद्रास्फीति क्या है, इसका हम लोग परिचय देख लेंगे। और इसी में ही जो अगर हम लोग मुद्रास्फीति का परिचय देखेंगे तो हम लोग जानते हैं कि जो है सामान्य कीमत स्तर में अगर लगातार वृद्धि हो रही है तो उसको हम लोग बोलते हैं मुद्रास्फीति। अगर एकाएक वृद्धि हो जाए तो उसको मुद्रास्फीति नहीं कहेंगे, लगातार वृद्धि हो, धीरे धीरे बढ़ते चले, तो उसको हम लोग बोलेंगे आपका मुद्रास्फीति। आप इसके बाद हम लोग देखते हैं मुद्रास्फीति, ये हम लोग पढ़ने बाद जो है एक हम लोग ग्राफ देखते हैं जो कि आपका AD इजिक्वल टू एस वाला ग्राफ होता है, यानी कि जहाँ पे समग्र मांग समग्र आपूर्ति के बराबर होता है, तो उस ग्राफ को भी हम लोग देखते हैं। अगर हम लोग देखेंगे अगर आपका AD इजिक्वल टू एस रहे तो आपका वो बहुत ही इकोनॉमिक स्टेबिलिटी वाला कंडीशन होता है। लेकिन अगर आपका अगर समग्र मांग ज़्यादा हो जाए समग्र आपूर्ति से तो उसको बोलेंगे इन्फ्लेशन यानी कि मुद्रास्फीति। ये देखिए इसमें 3 केस बनता है। एक तो आपका या तो AD जो है वो ज़्यादा हो जाएगा एस से, तो इसको बोलेंगे इन्फ्लेशन। एक हो जाएगा AD जो है वो कम हो जाएगा एस से, तो इसको बोलेंगे डिफ्लेशन। इसको बोलेंगे मुद्रास्फीति, इसको बोलेंगे अपस्फीति। ये अपस्फीति हम लोगों को सिलेबस में नहीं पढ़ना है, केवल मुद्रास्फीति पढ़ना है। फिर एक होता है आपका AD इजिक्वल टू एस, यानी कि समग्र मांग समग्र आपूर्ति के बराबर हो, इसको बोलते हैं इकोनॉमिक जो है स्टेबिलिटी वाला कंडीशन, यानी कि आर्थिक स्थिरता का, ये सबसे बेस्ट होता है। इन तीनों के बारे में हम लोग ग्राफ देखेंगे, ग्राफ के माध्यम से इसको समझेंगे। ठीक है। अब हम लोग देखिए इसके आगे, इसके बाद हम लोग देखिए यहाँ पे अभी आपको बताया गया था ये AD अगर बराबर रहेगा एस से, यानी कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी वाला कंडीशन है। ये मैक्रो, इसको बोलते हैं इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, कहीं कहीं इसको मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी कहा जाता है। ये 3 गो पॉइंट ऑफ व्यू बनता है, समग्र मांग और समग्र आपूर्ति के आधार पे 3 गो पॉइंट ऑफ व्यू बनता है, 3 कंडीशन बनता है। जहाँ पे एक समग्र मांग समग्र आपूर्ति के बराबर हो उसको बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। उसके बाद AD है वो ज़्यादा हो जाएगा एस से, तो उसको बोलेंगे मुद्रास्फीति। इसको बोलते हैं द कंडीशन ऑफ एक्सेस डिमांड, इसी को हम लोग बोलते हैं इन्फ्लेशनरी गैप, है ना, यानी कि मुद्रास्फीति का अंतराल, ये हो जाएगा। अब देखो एक और बनता है AD कम हो जाएगा और एस ज़्यादा हो जाएगा, इसको हम लोग बोलेंगे डिफ्लेशन। इसको बोलते हैं हम लोग द कंडीशन ऑफ एक्सेस सप्लाई, है ना, इसको हम लोग बोलते हैं डिफ्लेशनरी गैप। इसको बोलते हैं इन्फ्लेशनरी गैप, इसको बोलते हैं डिफ्लेशनरी गैप।
इन तीनों के बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा जान लेंगे, ठीक है। अब देखिए थर्ड जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे इसी में, वो पढ़ेंगे हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, यानी कि आर्थिक स्थिरता, मांग प्रेरित मुद्रास्फीति यानी कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन, और आपका लागत जनित मुद्रास्फीति यानी कि कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। इन तीनों में क्या अंतर है, इन सभी के बारे में पढ़ना पड़ेगा। अब सवाल उठता है मांग प्रेरित मुद्रास्फीति और लागत जनित मुद्रास्फीति कहाँ पे आया था हम लोगों का। तो ये जो आपका इन्फ्लेशन वाला है ना, एडी ज़्यादा है एज से, तो इसमें भी आपका दो कंडीशन बनता है, एक आपका बनता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन का, एक बनता है आपका कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। दोनों कंडीशन बनता है। ये कब बनता है ये हम लोग क्लासेस में पढ़ चुके हैं, वहाँ से इसको रिलेट कीजिएगा, ठीक है। तो फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और मांग प्रेरित मुद्रास्फीति यानी डिमांड पुल इन्फ्लेशन, और लागत जनित मुद्रास्फीति यानी कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। इन दोनों में क्या क्या अंतर है वो जानेंगे हम लोग, है ना। फिर यहाँ पे एग्जांपल के माध्यम से समझेंगे हम लोग कि ये जो मांग प्रेरित मुद्रास्फीति है ये आपका किससे जुड़ा हुआ है। तो हम लोग जानते हैं मांग प्रेरित जो मुद्रास्फीति है वो आपका उपभोक्ता से जुड़ा हुआ है। तो ये जो मांग प्रेरित मुद्रास्फीति जो है ये आपका उपभोक्ता से जुड़ा हुआ है ना, उपभोक्ता से। इसके बाद जो ये आपका लागत जनित मुद्रास्फीति, ये हम लोग जानते हैं कि आपका उत्पादक से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो मांग प्रेरित मुद्रास्फीति उपभोक्ता से जुड़ा हुआ है, जबकि लागत जनित जो मुद्रास्फीति वो आपका उत्पादक से जुड़ा हुआ है। इन सभी के बारे में हम लोग को डिटेल से एक करके जानना होता है। मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी में क्या होता है क्या नहीं होता, इन सभी के बारे में हम लोग को थोड़ा बहुत जानना होता है डिटेल से, ठीक है। तो यहाँ तक आप समझ जाइएगा। यहाँ पे इसको आप एग्जाम्पल के माध्यम से भी समझिएगा, क्योंकि एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। ये 3 टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग चौथे नंबर टॉपिक चलते हैं, वो है आपका मुद्रास्फीति से संबंधित कुछ कुछ संकल्पनाएं। और यहाँ पे आपको ग्राफ बनाना होगा, ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक ना। तो मुद्रास्फीति से संबंधित कुछ कुछ जो संकल्पनाएं हैं, क्या संकल्पना है वो हम लोगों को जानना होता है। ये ग्राफ ऐसे बनाइएगा, कुछ कुछ आप ऐसे ग्राफ बनाइएगा, ठीक है ना। फिर ऊपर जाएगा नीचे आएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा नीचे आएगा, ऊपर जाएगा नीचे आएगा, ऐसे होते रहता है, ठीक है। नीचे से ऊपर जा रहा है तो उसको बोलेंगे इन्फ्लेशन, बहुत ऊपर चला गया उसको बोलते हैं हाइपर इन्फ्लेशन, ऊपर से नीचे गिरा उसको बोलते हैं डिस इन्फ्लेशन, पूरा नीचे चला गया तो आपका डिफ्लेशन, बहुत एक मतलब कि जो है बेरोजगारी के स्तर पर चल गया रिसेशन या फिर डिप्रेशन की स्थिति में, फिर आपका सुधार होगा तो उसको बोलेंगे डिप्रेशन, फिर आपका धीरे धीरे महंगाई बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन, फिर बहुत चरमोत्कर्ष पर चल जाएगा महंगाई तो उसको बोलेंगे हाइपर इन्फ्लेशन, फिर महंगाई गिरेगा तो उसको बोलेंगे डिस इन्फ्लेशन, फिर महंगाई बहुत ज़्यादा गिर जाएगा नेगेटिव में चला जाएगा तो उसको बोलेंगे डिफ्लेशन। तो इसको समझना होगा। ये इस लाइन के ऊपर जाएंगे तो आप पॉजिटिव में जाइएगा, इस लाइन के नीचे जाइएगा तो आपका नेगेटिव में जाएगा, है ना। तो इन सभी के बारे में हम लोगों को पढ़ना होता है। तो ये ग्राफ आपको बनाना होगा, इस ग्राफ से आप पूरा इसको डिटेल से बताइएगा, ठीक है। मुद्रास्फीति संबंधित कुछ कुछ संकल्पनाएं हैं, संकल्पनाओं के बारे में आप लोगों को पढ़ना होगा, ठीक है। संकल्पना में सबसे पहले हम जानेंगे कि स्टैगफ्लेशन क्या होता है। इस स्टैगफ्लेशन के बारे में आपको जानना होगा कि स्टैगफ्लेशन क्या होता है। स्टैगफ्लेशन के बाद जो है आपका जो है वो जानना होगा कि डिफ्लेशन क्या होता है। डिफ्लेशन यानी कि अपस्फीति क्या होता है। अपस्फीति के अलावा देखिएगा डिसइन्फ्लेशन यानी कि विस्फीति क्या होता है। तो पहले इन्फ्लेशन हुआ, इन्फ्लेशन तो ऊपर में गया, यहाँ पे इन्फ्लेशन ऊपर में गया, ये स्टैगफ्लेशन ऊपर से नीचे गिर रहा है तो डिसइन्फ्लेशन, नेगेटिव गया तो आपका डिफ्लेशन, नेगेटिव से आपका सुधार हो रहा तो आपका रिफ्लेशन, फिर रिफ्लेशन हुआ तो फिर ये पॉजिटिव में गया, फिर ऊपर जा रहा तो इन्फ्लेशन, फिर ऊपर में चला गया तो आपका हाइपर इन्फ्लेशन, इसको स्टैगफ्लेशन भी कह देते हैं। फिर ऊपर से नीचे गिर रहा है तो उसको बोलते हैं डिसइन्फ्लेशन, फिर नेगेटिव में चल जाएगा मुद्रास्फीति उसको बोल देंगे डिफ्लेशन, फिर नेगेटिव से फिर सुधार में हो रहा तो आपका ये रिफ्लेशन, फिर ऊपर जाएगा तो इन्फ्लेशन। तो यही जो प्रक्रिया आपका चलते रहता है, तो इसको भी आपको समझना होगा। तो पहले हम लोग जानेंगे स्टैगफ्लेशन, फिर हम लोग जानेंगे डिसइन्फ्लेशन, फिर हम लोग जानेंगे डिफ्लेशन, फिर हम लोग जानेंगे रिफ्लेशन, फिर रिफ्लेशन के बाद फिर आपका इन्फ्लेशन स्टार्ट होगा। पहले इसमें इन्फ्लेशन से स्टार्ट करेंगे, पहला जानेंगे इन्फ्लेशन, फिर स्टैगफ्लेशन, फिर हम जानेंगे डिसइन्फ्लेशन, फिर डिफ्लेशन, फिर आपका रिफ्लेशन। इन सभी का नाम भी याद रख लीजिएगा, डिफ्लेशन अपस्फीति, रिफ्लेशन प्रत्यस्फीति, डिसइन्फ्लेशन विस्फीति। इन सभी के बारे में जान लेंगे, आप मैप से भी जानेंगे और इन सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा करके आपको जानकारी होना चाहिए। तो थोड़ा थोड़ा करके जानकारी भी हम लोग यहाँ देख लेंगे। उसके बाद 5वां नंबर टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग, और 5वां नंबर टॉपिक क्या पढ़ेंगे तो मुद्रास्फीति का प्रकार जानेंगे। तो मुद्रास्फीति का प्रकार के बारे में हम लोग पढ़ेंगे 5वां नंबर टॉपिक। तो मुद्रास्फीति जो है वो कितने तरह का मुद्रास्फीति आपको देखने को मिलता है। तो हम लोग इसको बहुत सारे प्रकार में देखते हैं। पहला देखेंगे हम लोग जो है वो आपका रेंगती हुई मुद्रास्फीति यानी कि क्रीपिंग इन्फ्लेशन, ठीक है। यहाँ पे जानेंगे कि क्रीपिंग इन्फ्लेशन में आपका एम्प्लॉयमेंट जो है वो आपका कैसा होता है कैसा नहीं होता, उत्पादन कैसा होता है, बेरोजगारी कैसा होता है। यहाँ पे कंडीशन एडी इक्वल टू एस बनता है कि एडी कम होगा ग्रेटर देन एस या फिर एडी लेस देन एस, तो कौन सा कंडीशन बनेगा वो हम लोग यहाँ देखेंगे क्रीपिंग इन्फ्लेशन में। उसके बाद सेकेंड आता है आपका, वो है आपका चलती हुई मतलब ये भागती हुई मुद्रास्फीति, ठीक है ना। क्या आएगा तो भागती हुई मुद्रास्फीति यानी कि रनिंग इन्फ्लेशन।
तो फिर आपका क्या आएगा, तो रनिंग इन्फ्लेशन आएगा। तो रनिंग इन्फ्लेशन के बारे में भी आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। अच्छा देखिए, यहाँ पे एक होगा रेंगती हुई मुद्रास्फीति, रेंगती हुई मुद्रास्फीति के बाद होगा आपका चलती हुई मुद्रास्फीति यानी कि वॉकिंग इन्फ्लेशन। तो देखते हैं हम लोग कि रेंगती हुई मुद्रास्फीति हम लोग जानते हैं कि अगर जब मुद्रास्फीति की दर 1% से लेकर 3% रहे तो उसको हम लोग बोलते हैं रेंगती हुई मुद्रास्फीति। फिर अगर इन्फ्लेशन का रेट अगर 3% से लेकर 7% तक रहे तो उसको बोलते हैं चलती हुई मुद्रास्फीति यानी कि वॉकिंग इन्फ्लेशन। उसके बाद अगर आपका 3 से 7 रहे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं उसको ना कि आपका जो है चलती हुई मुद्रास्फीति हम लोग बोलते हैं, वो जानते ही है। उसके बाद अगर आपका 10 से अगर 20% रहे तो आपका रनिंग इन्फ्लेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे एक आपका छूट गया है। पहला तो रेंगती हुई सही बताए हैं, यहाँ पे पहला हो जाएगा आपका रेंगती हुई यानी कि क्रीपिंग। क्रीपिंग के बाद आएगा यहाँ पे वॉकिंग, यहाँ छूट गया, ठीक है ना, वॉकिंग। तो क्रीपिंग से वॉकिंग जाएंगे, वॉकिंग से रनिंग जाएंगे, रनिंग से गैलोपिंग जाएंगे, गैलोपिंग से हम लोग हाइपर इन्फ्लेशन में जाएंगे। तो अगर देखेंगे ऐसा, सुन लीजिए मेरे बात को ध्यान से, कि अगर 1% से 3% के बीच में अगर मुद्रास्फीति रहे तो उसको बोलेंगे रेंगती हुई मुद्रास्फीति। 3% से अगर 7% रहा है ना तो उसको बोल देंगे हम लोग वॉकिंग इन्फ्लेशन यानी कि चलती हुई मुद्रास्फीति। यहाँ तो समझ में आ गया है। उसके बाद 10 से अगर 20% रहा तो उसको बोल देंगे रनिंग इन्फ्लेशन यानी कि भागती हुई मुद्रास्फीति, ठीक है ना। फिर हम लोग अगर देखेंगे, अगर आपका 3 से 4 डिजिट में अगर चला गया है मुद्रास्फीति, 3 से 4 डिजिट, 2 से 3 डिजिट ऐसा होता है, 99 से 100 3 डिजिट, 99 से 1000 चला गया तो आपका गैलोपिंग मुद्रास्फीति यानी कि कूदती हुई मुद्रास्फीति कहते हैं, ठीक है ना। जैसे हम लोग जानते हैं कि जब USSR का जब विघटन हुआ था तो रूस की मुद्रास्फीति जो है वो 3 से लेकर 4 डिजिट में चली गई थी। जंपिंग, रनिंग, रनवे, हैपिंग इन्फ्लेशन सब इसी को कहा जाता है, गैलोपिंग इन्फ्लेशन को ही। गैलोपिंग इन्फ्लेशन के बाद आता है आपका हाइपर इन्फ्लेशन। और हाइपर इन्फ्लेशन में जानते हैं कि जब मुद्रास्फीति जो है अनियंत्रित चरम मुद्रास्फीति हो जाता है, इसको कहते हैं बड़ा एकदम अनकंट्रोल, कभी 1000, कभी 2000, कभी 500, फिर कभी 3000, ऐसे करके कभी भी आगे पीछे हो जाता है, तो उसको हम लोग बोलेंगे हाइपर इन्फ्लेशन। तो पहले जाएगा क्रीपिंग यानी रेंगती हुई, रेंगती हुई से आपका वॉकिंग यानी कि चलती हुई, चलती हुई से रनिंग यानी कि भागती हुई, भागती हुई से गैलोपिंग यानी कूदती हुई, कूदती हुई से आपका हाइपर यानी कि चरम मुद्रास्फीति। और चरम मुद्रास्फीति का भी एग्जाम्पल कहाँ कहाँ हम लोग देखते हैं, तो इसका हम लोग जो एग्जाम्पल है वो आपका जिम्बाब्वे में देखते हैं, वेनेजुएला में देखते हैं। और हम लोग ये भी जानते हैं कि परिणाम स्वरूप जो जिम्बाब्वे की सरकार है अभी वर्तमान में $, जापानी येन और अफ्रीकी दक्षिण अफ्रीका का रैंड, चीन का युआन, इन सभी को प्रतिस्थापित किया है, लेकिन मुद्रास्फीति को कंट्रोल नहीं कर पाया। लास्ट में फिर ले दे के जो है वो भारतीय रुपये को अपनाने का विचार कर रहा है ताकि जो है चरम मुद्रास्फीति इसको कंट्रोल किया जा सके। जिम्बाब्वे से इंडिया जो जिम्बाब्वे से दाल वगैरह आयात करता है, देन इंडियन रुपी मार्केट में जाएगा वहाँ पे, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया मुद्रास्फीति के प्रकार। अब देखिए यहाँ पे है कि एडी एवं जो एस यानी समग्र मांग और समग्र आपूर्ति के आधार पर मुद्रास्फीति को 3 भागों में बांटते हैं हम लोग फिर से। तो समग्र मांग और समग्र आपूर्ति के आधार पर मुद्रास्फीति को 3 भागों में बांटते हैं। एक आपका मांग प्रेरित मुद्रास्फीति, एक आपका लागत जनित मुद्रास्फीति और एक आपका संरचनात्मक मुद्रास्फीति। मांग प्रेरित यानी कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन, लागत जनित यानी कि कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन के बारे में हम लोगों को जानना होगा, ठीक है। तो अब हम लोग एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले हम लोग मांग प्रेरित मुद्रास्फीति के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। मांग प्रेरित मुद्रास्फीति, इसका इंट्रोडक्शन देंगे कि मांग प्रेरित मुद्रास्फीति किससे जुड़ा होता है, हम सभी को पता ही आपका उपभोक्ता से जुड़ा होता है, जबकि लागत जनित मुद्रास्फीति जो है वो आपका उत्पादक से जुड़ा होता है। फिर इसमें आपको एगो ग्राफ बनाना पड़ेगा, ग्राफ तो एकदम मस्ट है, ग्राफ एकदम आप रट लीजिएगा, इसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए, इतना बार बनाइए कि आपके एकदम पूरा दिमाग में बच जाए, ठीक है ना। तो मांग प्रेरित मुद्रास्फीति के बारे में देखेंगे, मांग प्रेरित मुद्रास्फीति क्या होता है उसका परिचय हम लोग देखेंगे पूरा हम लोग, ठीक है। और उसके बाद जो है इसको मतलब ये भी जानेंगे कि मांग प्रेरित मुद्रास्फीति के आखिर उत्पन्न होने के पीछे क्या कारण है। तो मांग प्रेरित मुद्रास्फीति के उत्पन्न होने के पीछे कारण भी जानेंगे, इसका परिचय भी जानेंगे, है ना। तो मांग प्रेरित अर्थव्यवस्था क्या होता है, मांग प्रेरित मुद्रास्फीति क्या होता है, मांग प्रेरित मुद्रास्फीति के कारण क्या होते हैं, इनके बारे में जानेंगे, इसका ग्राफ देख लेंगे, फिर ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हम लोग जो है वो टॉपिक नंबर 8 देखेंगे जो कि आपका लागत जनित मुद्रास्फीति है। फिर लागत जनित मुद्रास्फीति का इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर उसका हम लोग परिचय देखेंगे। फिर जानते हैं लागत जनित मुद्रास्फीति जो है वो आपका उत्पादक साइड से जुड़ा हुआ है यानी प्रोड्यूसर साइड से, उसको जानेंगे। फिर मांग प्रेरित मुद्रास्फीति का एक सुंदर सा ग्राफ देंगे, ग्राफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ग्राफ पर आपको आप बार बार जो है वो करते रहिएगा तो आपको ये दिक्कत कहीं पर नहीं होगा, ठीक है। यहाँ तक हम लोग समझ जाएंगे। फिर इसी में आप थोड़ा बहुत सप्लाई चेन वाला भी कॉन्सेप्ट देख लीजिएगा कि उत्पादक जो है पहले मतलब संसाधन इनपुट करेंगे तो आपका उत्पादक उसको प्रोड्यूस करेगा, उत्पादक से जाएगा थोक विक्रेता जाएगा खुदरा विक्रेता जाएगा उपभोक्ता, इन सभी में कैसे कैसे रिलेशन होता है वो थोड़ा बहुत आपको एकदम फंडामेंटल आपको बताना चाहिए। फिर जो है हम लोग एक करके इनके बारे में देखते हैं।
तो जैसे हम लोग मांग प्रेरित मुद्रास्फीति का कारण देखें, मांग प्रेरित मुद्रास्फीति क्या होता है वो जाने, फिर ग्राफ देख लेंगे। उसी तरह हम लोग लागत जनित मुद्रास्फीति क्या होता है वो जानेंगे, लागत जनित मुद्रास्फीति के पीछे कारण क्या होता है वो जानेंगे, फिर लागत जनित मुद्रास्फीति का एक ग्राफ देख लेंगे, ठीक है, वो भी हम लोग जान लेंगे। तो यहाँ तक आपका हो जाएगा, तो फिर आपका जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग जो है नेक्स्ट हम लोग इसी में जान लेंगे कि जो आपका संरचनात्मक मुद्रास्फीति क्या होता है। तो हम लोग संरचनात्मक मुद्रास्फीति को ही मतलब जो देख लेंगे कि इसके बारे में बताया जाता है ऐसा कुछ कि, तो फिर हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट हम लोग थोड़ा सा जो है संरचनात्मक मुद्रास्फीति के बारे में। तो हम सभी को पता है कि जब लागत जनित मुद्रास्फीति की जो प्रकृति है वो चिरकालिक यानी कि निरंतर बहुत लंबे समय तक बनी रहती है, तो उसको हम लोग संरचनात्मक मुद्रास्फीति कहते हैं। और भारत में ये बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है संरचनात्मक मुद्रास्फीति। इन सभी के बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेंगे, ठीक ना। संरचनात्मक मुद्रास्फीति आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो मुद्रास्फीति के प्रकार भी देख लेंगे, मांग प्रेरित मुद्रास्फीति, लागत जनित मुद्रास्फीति और संरचनात्मक मुद्रास्फीति, इन तीनों के बारे में पढ़ लेंगे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि मुद्रास्फीति को रोकने के जो उपाय है या फिर नियंत्रित करने के जो भी उपाय है सो। तो मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने के 3 तरह के उपाय होते हैं, 3 तरह के, तीनों कौन कौन है। तो पहला है आपका है क्या, तो पहला है आपका है मौद्रिक नीतिगत उपाय, पहला है मौद्रिक नीतिगत उपाय, ठीक है, मौद्रिक नीतिगत उपाय है। दूसरा है आपका राजकोषीय नीतिगत उपाय और तीसरा है प्रशासनिक उपाय। 3 गो उपाय देखेंगे मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने के। पहला है आपका मौद्रिक नीतिगत उपाय, दूसरा है आपका राजकोषीय नीतिगत उपाय, फिर आपका है प्रशासनिक उपाय। इन तीनों के बारे में आपको पढ़ना होगा, ठीक है। अब देखिए जो आपका मौद्रिक नीतिगत उपाय है, तो हम लोग जानते हैं कि जो आपका मौद्रिक नीतिगत उपाय है ये कौन कंट्रोल करता है, इसको कौन करता है, तो आपका ये आरबीआई के द्वारा किया जाता है, ठीक है ना। तो ये भी हम लोग जानते हैं। और हम लोग ये भी जानते हैं कि मौद्रिक नीतिगत उपाय जो है इसके द्वारा हम लोग डिमांड पुल इन्फ्लेशन को बहुत बेहतर तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं लागत जनित मुद्रास्फीति के कंपैरिजन में, ठीक है, ये भी हम लोग जानते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि मौद्रिक नीति क्या होता है। तो हम सभी को पता है कि भारत में मुद्रास्फीति कंट्रोल करने के लिए आरबीआई के द्वारा मौद्रिक नीति का प्रयोग किया जाता है, किंतु मौद्रिक नीति जो है वो मुद्रास्फीति नियंत्रण में महत्वपूर्ण जो है भूमिका जो निभाती तो है, लेकिन इसकी भूमिका बहुत कम होती है, क्योंकि हम लोग जानते हैं मौद्रिक नीति मांग प्रेरित मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने में अत्यधिक ये प्रभावी मानी जाती है, किंतु भारत में मांग प्रेरित और लागत जनित दोनों है। देन ये मुद्रास्फीति को कैसे कंट्रोल कर पाएगा पूरा। देखिए मौद्रिक नीति जो है वो डिमांड पुल इन्फ्लेशन को कंट्रोल तो कर लेगा, लेकिन कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन को बेहतर तरीके से कंट्रोल नहीं करेगा। अब भारत में दोनों इन्फ्लेशन है, डिमांड पुल भी है और आपका कॉस्ट पुश भी है, तो दोनों इन्फ्लेशन है ना। तो मौद्रिक नीति के द्वारा तो आप तो डिमांड पुल को कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन आप कॉस्ट पुश को कहाँ भेज दीजिएगा, तो यही बात है, दिक्कत होता है थोड़ा सा इसमें भी। लेकिन डिमांड पुल को तो कंट्रोल कर पा रहे हैं ना, ये भी एक अच्छी तरीके से, ये अच्छा है। तो ये भी हम लोग जानते हैं, इन सभी के बारे में आपको जानना होगा। उसके बाद जो है हम लोग जानते हैं कि मौद्रिक नीतिगत उपाय के अंतर्गत जो है आरबीआई वो 2 तरह का उपकरण का उपयोग करता है, एक आपका मात्रात्मक उपकरण, एक आपका गुणात्मक उपकरण, ठीक है ना। तो आरबीआई मौद्रिक नीतिगत उपाय के माध्यम से मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने का प्रयास करता है, जिसमें से वो ज़्यादा कारगर सिद्ध डिमांड पुल इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में होता है, जबकि भारत में दोनों इन्फ्लेशन है, ठीक है ना, कॉस्ट पुश की है, उतना बेहतर तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाता है। मौद्रिक नीतिगत उपाय के अंतर्गत आरबीआई 2 तरह का उपाय करता है, एक आपका मात्रात्मक उपकरण और दूसरा है आपका गुणात्मक उपकरण, ठीक है ना। फिर हम लोग देखते हैं कि जो आपका मात्रात्मक उपकरण है इसको किसको कहते हैं। तो मात्रात्मक उपकरण जो है ये आपका शॉर्ट टर्म के लिए आपका टूल्स है, और मात्रात्मक उपकरण को भी हम लोग 2 भागों में बांटते हैं, एक आपका शॉर्ट टर्म टूल्स यानी कि आपका अल्पकालिक मात्रात्मक उपाय, और दूसरा है आपका लॉन्ग टर्म टूल्स यानी कि दीर्घकालिक मात्रात्मक उपाय, ठीक है। पहला बताएं कि मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने के लिए 3 तरह के उपाय लगाते हैं, एक आपका मौद्रिक नीतिगत उपाय, एक आपका राजकोषीय नीतिगत उपाय, एक आपका प्रशासनिक उपाय। मौद्रिक नीतिगत उपाय के अंतर्गत आरबीआई जो है 2 तरह का उपकरण का प्रयोग करता है, एक आपका मात्रात्मक उपकरण और एक आपका गुणात्मक उपकरण। मात्रात्मक उपकरण को भी 2 भागों में बांटा जाता है, एक आपका अल्पकालिक मात्रात्मक उपकरण और दूसरा है आपका दीर्घकालिक मात्रात्मक उपकरण, ठीक है ना। गुणात्मक उपकरण अलग है, ठीक है। आगे देखो, जो आपका शॉर्ट टर्म टूल्स है यानी कि जो आपका अल्पकालिक मात्रात्मक उपकरण है, इसमें आरबीआई जो है वो रेपो रेट का यूज़ करता है, इसमें आरबीआई जो है रिवर्स रेपो रेट का यूज़ करता है, ठीक है ना। रेपो रेट क्या होता है, तो रेपो रेट कुछ नहीं है, एक तरह से आपका जो है ये आपका एक तरह समझिए कि बैंक का रेट है, बैंक दर है। रेपो रेट क्या है, तो एक प्रकार का ब्याज है, समझो। तो रेपो रेट क्या है, तो एक तरह से ब्याज होता है, और जिसका उपयोग आरबीआई के द्वारा जो है अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों को उधार देने में किया जाता है। सिंपल समझिए कि व्यावसायिक बैंकों को देखो, जिस ब्याज दर पर आरबीआई के द्वारा व्यावसायिक बैंकों को उधार दिया जाता है उसी को हम लोग रेपो रेट कहते हैं।
सिंपल याद रखना है कि जिस ब्याज दर पर, जिस इंटरेस्ट रेट पे आरबीआई व्यवसायिक बैंकों को उधार देता है उसको हम लोग रेपो रेट कहते हैं, ठीक है ना। ये होता है रेपो का मतलब, रेपो का मतलब जानते हैं REPO, तो यानी कि RE से री, P से परचेज और O से ऑप्शन, तो री परचेज ऑप्शन। ये है कि अगर आप किसी को उधार दे भी रहे हैं तो उससे वापस पैसा लेना है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो मात्रात्मक उपकरण को हम लोग दो भागों में बांटते हैं, एक आपका है अल्पकालिक मात्रात्मक उपकरण और एक आपका दीर्घकालिक मात्रात्मक उपकरण। अल्पकालिक मात्रात्मक उपकरण में आता है आपका रेपो रेट। रेपो रेट मतलब कि एक तरह से ये ब्याज दर होता है जिसपे आरबीआई जो है व्यवसायिक बैंकों को उधार देता है, ठीक है ना, रेपो रेट इसको कहते हैं। रेपो रेट के अलावा आता है आपका दूसरा, वो है आपका रिवर्स रेपो रेट। और रिवर्स रेपो रेट मतलब क्या होता है कि रिवर्स रेपो रेट भी एक प्रकार का ब्याज दर ही है जिसपे आरबीआई व्यवसायिक बैंकों से उधार लेता है। तो रेपो रेट के द्वारा आरबीआई उधार देता है बैंकों को, कमर्शियल बैंकों को, ठीक है ना। रेपो रेट मतलब कि वह ब्याज दर जिस पे आरबीआई उधार देगा व्यवसायिक बैंकों को। रिवर्स रेपो रेट वह ब्याज दर जिस पे आरबीआई व्यवसायिक बैंकों से उधार लेगा। तो रेपो रेट में उधार दे रहा है व्यवसायिक बैंकों को, जबकि रिवर्स रेपो रेट में व्यवसायिक बैंकों से उधार ले रहा है, ठीक है। ये हम लोग जानते हैं। तो ये आपका मात्रात्मक उपकरण यानी कि जो कि दो भागों में बांटा गया था, एक आपका शॉर्ट टर्म उपकरण, एक आपका लॉन्ग टर्म उपकरण। तो शॉर्ट टर्म में हम लोग देखेंगे रेपो रेट। रेपो रेट क्या होता है समझ में आ गया। फिर हम लोग देखते हैं इसी में हम लोग क्या देखते हैं, तो रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट के बारे में भी हम लोग जान गए हैं। दो हम लोग चीज़ पढ़ चुके हैं इसमें, ठीक है। यहाँ तक तो आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आगे देखिए, मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई कुछ ना दीर्घकालिक मात्रात्मक उपकरण का भी यूज करता है, दीर्घकालिक यानी लॉन्ग टर्म के लिए। तो शॉर्ट टर्म में आपका रेपो रेट हो गया, रिवर्स रेपो रेट हो गया, दो चीज़ हम लोग जान गए हैं। इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि यहीं पे जो है वो आपका सीमांत स्थायी सुविधा का भी प्रयोग करता है। सीमांत स्थायी सुविधा यानी कि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, तो इसको हम लोग बोलते हैं MSF। क्या बोलते हैं, तो MSF कहते हैं। तो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी का भी यूज करता है शॉर्ट टर्म में। और इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि जो आपका बैंक रेट यानी कि जो है आपका बैंक का दर, तो अभी बताया ना भाई कि कि मुद्रास्फीति कंट्रोल करने के लिए आरबीआई 3 तरह के उपाय करता है, मौद्रिक नीतिगत उपाय, राजकोषीय नीतिगत उपाय और आपका प्रशासनिक नीतिगत उपाय। मौद्रिक नीतिगत उपाय के अंतर्गत 2 तरह के उपाय करेगा, एक आपका मात्रात्मक उपाय, एक आपका गुणात्मक उपाय। मात्रात्मक उपाय में भी 2 तरह करेगा, एक आपका शॉर्ट टर्म मात्रात्मक उपाय, एक आपका दीर्घकालिक मात्रात्मक उपाय। जो आपका अल्पकालिक मात्रात्मक उपाय है इसमें आपका रेपो रेट आ जाएगा, इसमें आपका रिवर्स रेपो रेट आ जाएगा, इसी में आपका मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी MSF आ जाएगा, इसी में आपका बैंक का दर भी आ जाएगा। ये चारों पढ़ते हैं। अब हम लोग जो है लॉन्ग टर्म टूल्स के बारे में पढ़ते हैं यानी कि दीर्घकालिक मात्रात्मक उपाय के बारे में पढ़ते हैं। और दीर्घकालिक मात्रात्मक उपाय में हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं CRR। CRR कहने का मतलब क्या होता है, इसको बोलते हैं नगद आरक्षित अनुपात। क्या बोलते हैं, नगद आरक्षित अनुपात, इसको बोलते हैं CRR को। तो CRR को क्या बोलते हैं, नगद आरक्षित अनुपात। और SLR को क्या कहते हैं, तो हम लोग बोलते हैं वैधानिक तरलता अनुपात। क्या बोलते हैं, वैधानिक तरलता अनुपात इसको कहते हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। अब देखिए, तो CRR और SLR और आपका OMO ये तीनों जो है दीर्घकालिक मात्रात्मक उपाय में आते हैं। दीर्घकालिक मात्रात्मक हम लोग जानते हैं कि मात्रात्मक उपाय को 2 भागों में बांटते हैं, एक आपका है अल्पकालिक मात्रात्मक उपाय और एक आपका दीर्घकालिक मात्रात्मक उपाय। अल्पकालिक मात्रात्मक उपाय में रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, बैंक रेट, इन तीनों को शामिल करते हैं। उसके अलावा जो आपका दीर्घकालिक मात्रात्मक उपाय है इसमें हम लोग CRR, SLR और आपका OMO को शामिल करते हैं। CRR का मतलब क्या होता है, तो आपका कैश रिजर्व रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो याद रखिएगा। CRR तो कैश रिजर्व रेशियो, इसको हिंदी में बोलते हैं नगद आरक्षित अनुपात, नगद आरक्षित अनुपात। दूसरा होता है आपका SLR यानी कि स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो यानी कि वैधानिक तरलता अनुपात। तो याद रखिएगा वैधानिक तरलता अनुपात। और OMO यानी कि ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है, इन सभी के आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। तो कैश रिजर्व रेशियो यानी कि नगद आरक्षित अनुपात और SLR यानी कि स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो यानी कि वैधानिक तरलता अनुपात, इन तीनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। और इन तीनों का यूज जो है वो आपका दीर्घकालिक मात्रात्मक उपाय के अंतर्गत हम लोग करते हैं। वर्तमान में CRR कितना है, SLR कितना है, इन सभी के बारे में आपको पता होना चाहिए। और फिर हम लोग OMO क्या होता है इसके बारे में भी पता होना चाहिए। यहाँ जो देखिए आपका जो ये है आपका
सीमांत स्थायी सुविधा, ये हम लोग शॉर्ट टर्म में भी यूज कर सकते हैं, इसको हम लोग लॉन्ग टर्म में भी यूज कर सकते हैं, दोनों जगह, ठीक है ना। ये आपको समझ में आ गया है। अब आगे देखिए, इसके अलावा ये जो है आपका मात्रात्मक उपाय कंप्लीट। मात्रात्मक उपाय में दो तरह के उपाय देखे, एक शॉर्ट टर्म एक लॉन्ग टर्म। इसमें हम लोग रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, MSF देखे। इसमें हम लोग देखे आपका CRR, SLR और आपका OMO, इन तीनों को देखे। इसमें हम लोग MSF को भी शामिल कर सकते हैं दोनों जगह, ठीक है, यहाँ तक देख लिया। अब हम लोग जो है गुणात्मक उपाय के बारे में पढ़ते हैं। गुणात्मक उपाय, ये गुणात्मक उपाय भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गुणात्मक उपाय क्या होता है देख लीजिए। RBI के द्वारा RBI के द्वारा उठाए जा रहे गुणात्मक उपाय। RBI जो भी गुणात्मक उपाय उठाता है, इसमें हम लोग सबसे पहले जानते हैं क्रेडिट राशनिंग के बारे में जानते हैं, ठीक ना, ये भी आपको समझना होगा। दूसरा हम लोग सीमांत आवश्यकताओं में परिवर्तन, क्या देख लेंगे। दूसरा हम लोग सीमांत आवश्यकताओं में क्रेडिट राशनिंग, यानी कि इसको बोलते हैं साख राशनिंग भी बोलते हैं, यानी कि साख नियंत्रण, यानी कि लोन के ऊपर कंट्रोल। फिर दूसरा देखेंगे सीमांत आवश्यकताओं में परिवर्तन, ये RBI करता है। तीसरा देखते हैं हम लोग उपभोक्ता ऋण पर नियंत्रण, कि उपभोक्ता ऋण पे RBI कैसे कंट्रोल करता है। चौथा है आपका प्रत्यक्ष कार्रवाई उपाय, तो प्रत्यक्ष कार्रवाई उपाय के बारे में भी हम लोग पढ़ते हैं। तो ये सब पढ़ने के बाद जो है आपका मौद्रिक नीतिगत उपाय कंप्लीट हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि RBI जो है मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने के 3 तरह के उपाय है। पहला आपका मौद्रिक नीतिगत उपाय, दूसरा है आपका राजकोषीय नीतिगत उपाय, तीसरा है आपका प्रशासनिक नीतिगत उपाय। मौद्रिक नीतिगत उपाय के अंतर्गत जो है RBI कंट्रोल करता है 2 तरह से, एक आपका मात्रात्मक, एक आपका गुणात्मक उपकरण। मात्रात्मक उपकरण को 2 भागों में बांटते हैं, एक आपका शॉर्ट टर्म उपकरण, एक आपका है दीर्घकालिक मात्रात्मक उपकरण। जो आपका है अल्पकालिक मात्रात्मक उपकरण, इसमें हम लोग रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, MSF यानी मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, इसमें हम लोग बैंक दर को भी शामिल करते हैं। उसके बाद लॉन्ग टर्म जो आपका टूल्स है, इसमें हम लोग CRR यानी कि कैश रिजर्व रेशियो, SLR यानी कि स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, इसमें हम लोग OMO यानी कि ओपन मार्केट ऑपरेशन को शामिल करते हैं। इसी में हम लोग मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी को इसमें भी शामिल करते हैं, शॉर्ट टर्म में भी शामिल करते हैं। यहाँ तक हम जान गए। उसके बाद गुणात्मक उपकरण के अंतर्गत हम लोग क्रेडिट राशनिंग, सीमांत आवश्यकताओं में परिवर्तन, उपभोक्ता ऋण पर नियंत्रण और आपका प्रत्यक्ष कार्रवाई उपाय, इन सभी के बारे में पढ़ते हैं। अब देखिए थर्ड जो है आपका ये हो जाएगा आपका सेकंड जो है वो आपका राजकोषीय नीतिगत उपाय जो गवर्नमेंट करता है, और तीसरा जो हो जाएगा आपका प्रशासनिक उपाय। तो इन सभी के बारे में हम लोगों को पढ़ना होगा। तो मुद्रास्फीति कंट्रोल करने के लिए जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो हमेशा आप लिखिएगा कि इसको 3 तरह के उपाय हम लोग दिखते हैं। एक आपका मौद्रिक नीतिगत उपाय, फिर हम लोग बताएंगे आपका ये क्या बोलते हैं राजकोषीय नीतिगत उपाय, फिर बताएंगे आपका प्रशासनिक उपाय। इन सभी के बारे में आपको डिटेल से बताना होगा। यहाँ तक हम लोग बता देंगे, फिर जो है मुद्रास्फीति को कैसे कंट्रोल किया जाता है, ये वाला टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने के लिए 3 उपाय देखेंगे। एक आपका मौद्रिक नीतिगत उपाय, जिसमें हम लोग मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों देखेंगे। मात्रात्मक 2 भागों में, अल्पकालिक और एक आपका दीर्घकालिक में बांट कर देखेंगे। फिर हम देखेंगे मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने के राजकोषीय नीतिगत उपाय, फिर देखेंगे मुद्रास्फीति कंट्रोल करने के लिए प्रशासनिक उपाय या प्रशासनिक नीतिगत उपाय। यहाँ तक हम लोग देख लेंगे। इसमें थोड़ा सा अगर मैप को कहीं कहीं बनता है तो उसको हम लोग बना के आगे निकल जाएंगे, ठीक है। इसमें थोड़ा बहुत हम लोग स्कीम वगैरह भी यहाँ पे जोड़ेंगे। तो इन्फ्लेशन को चेक करने के लिए गवर्नमेंट समय समय पे बहुत सारा स्कीम लाता है, बहुत सारा कमेटी गठन करता है, तो इन सभी को आप यहाँ पे थोड़ा बहुत जोड़ सकते हो, ठीक ना। तो यहाँ तक हम लोग देख लेंगे इसको। फिर इसके बाद हम लोग जो है वो नेक्स्ट पढ़ेंगे मुद्रास्फीति का मापन। तो मुद्रास्फीति का मापन कैसे किया जाता है उसके बारे में आपको जानना होगा। तो हम लोग देखते हैं ना कि मुद्रास्फीति की जब मापन की बात करते हैं हम लोग, तो मुद्रास्फीति का मापन जो है वो बहुत तरीके से किया जाता है। पहले आपको एक पॉइंट आप समझ लीजिए, ये वाला कि जो अगर हम लोग मुद्रास्फीति की बात करते हैं तो मुद्रास्फीति का जो मापन है वो हम लोग 3 तरह से करते हैं। कितने तरीके से, तो आपका मुद्रास्फीति का जो मापन है वो हम लोग 3 तरीके से करते हैं। इस वाले पॉइंट को भी आप याद रखिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ तक हम लोग देखे थे थोक मूल्य सूचकांक के बारे में, यानी WPI के बारे में, WPI के बारे में इसका फैक्ट देखे, इसका इंट्रोडक्शन देखे। फिर हम लोग WPI का अवगुण देखे, यानी कि इसका डिसएडवांटेज क्या होता है। फिर हम लोग जाने थे कि WPI में जो है आपका 676 गुड्स आते हैं, उसका इंडेक्स देखे थे हम लोग कि जिसमें से प्राथमिक वस्तु में 117 वो है जिसका वेट 22.62 है, विनिर्मित वस्तु में 564 है जिसका वेट 64.23 है, और जो है तीसरा ईंधन एवं ऊर्जा जो कि 16 गो वस्तुएँ हैं जिसका वेट 13.15 है। इस तरह से टोटल 676 गो वस्तुएँ होंगी और इसका वेट कितना हो जाएगा, 100% हो जाएगा। इनके बारे में हम लोग देखे थे। फिर हम लोग देखे थे कि आपका जो है WPI निकालने का तरीका क्या होता है, वो हम लोग तरीका भी जान गए थे।
फिर हम लोग देखते हैं इसी में जो है थोक मूल्य सूचकांक यानी कि WPI का एडवांटेज भी कुछ है, सॉरी एडवांटेज नहीं डिसएडवांटेज भी यानी कि अवगुण है, अवगुण के बारे में हम लोग जानते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका, वो है आपका नेक्स्ट उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी कि CPI। तो CPI क्या होता है इसका हम लोग पहले फैक्ट पढ़ेंगे, इसका फिर हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे क्या होता है सो। फिर CPI का पहले 4 गो श्रृंखला था, अब CPI का जो 3 गो श्रृंखला है, कौन कौन है 3 गो आप देख लीजिए। पहले आपका CPI 4 गो श्रृंखला था ना, तो पहले था आपका AL, फिर था आपका R, फिर था आपका IW, फिर था आपका UNME 4 गो श्रृंखला था। अब कितना हो गया, पहले 4 गो था। AL से यानी कि एग्रीकल्चर लेबर, R से रूरल, IW से इंडस्ट्रियल वर्कर और UNME से अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉय। इनके द्वारा हम लोग ग्रामीण अर्थव्यवस्था पे उपभोक्ता के ऊपर पड़ने वाले मुद्रास्फीति के प्रभाव को पढ़ते थे, मापते थे। और IW और UNME से हम लोग जो है वो शहरी क्षेत्रों के उपभोक्ताओं में मुद्रास्फीति के प्रभाव को पढ़ते थे, मतलब मापते थे। ठीक है, बाद में क्या हो गया कि ये 4 गो श्रृंखला था, 4 गो को हटा के आप कितना कर दिया है, टोटल 3 गो कर दिया है। 3 गो कौन कौन कर दिया है देखिए। तो हम लोग जानते हैं कि जो आपका पहला और दूसरा था यानी कि AL और आपका R, इन दोनों को मिलाकर क्या बना दिया, अब वो बना दिया केवल और R। तो अब क्या हो गया है वो देख लीजिए, CPI R हो गया है। क्या हो गया है, तो CPI R हो गया, ये पहला हो गया है। दूसरे बात देखिएगा, दूसरा देखिएगा तो आप जो है 3 और 4 को मिलाकर क्या कर दिया है, तो CPI U कर दिया है। तो ये पहले दोनों ग्रामीण अर्थव्यवस्था का मापता था, इसलिए हम लोग इसको डायरेक्ट ग्रामीण बना दिया R। नीचे वाला दोनों शहरी अर्थव्यवस्था का मापता था यानी कि इसको CPI, इसको U कर दिया यानी कि अर्बन। ठीक है, तो ग्रामीण भी हो गया, अर्बन भी हो गया। अब देखिए एक देश के स्तर पे हम लोग निकाल दिए CPI, यहाँ कर दिए R, यहाँ कर दिए U, बटे में N कर दिया यानी कि नेशनल। ठीक है, तो एक और इसमें जोड़ दिए हम लोग CPI ब्रैकेट में R प्लस U बटे में N, तो ये हम लोग कर दिए हैं। तो 3 गो, तो पहले ये चारों था, पहले ये चारों था, अब ये तीनों है। ठीक है, ये तीनों है अब। ठीक है, तो इसके बारे में भी आपको एक एक करके डिटेल से पढ़ना होगा। ठीक है, अब देख लीजिए हम लोग, तो पहले 4 गो श्रृंखला थी, 4 गो श्रृंखला हम लोग अभी बता दिए हैं। नई श्रृंखला कौन है, CPI R है, CPI U है, CPI R प्लस U है बटे में N है। R से रूरल, U से अर्बन और R प्लस U बटे में N, N से नेशनल हो जाएगा। ठीक है, ये बता देंगे। फिर CPI कैसे निकाला जाता है वो भी हम लोग को जानना पड़ेगा। फिर CPI का जो है हम लोग देखते हैं, यहाँ पे भी टोटल 6 तरह का गुड्स को शामिल किया जाता है। पहला है आपका है, इसका इंडेक्स देखेंगे CPI का, तो CPI का अगर इंडेक्स देखेंगे तो हम लोग पाएंगे कि पहला में आपका है भोज्य एवं पेय पदार्थ जो कि है 45%। फिर आपका है पान एवं तंबाकू दूसरे नंबर में जो कि 2%। तीसरे नंबर में ईंधन और प्रकाश है जो कि है 6.84%। फिर चौथा है आपका कपड़ा, बिस्तर और जूता जो कि आपका 6.53%। चौथा है आपका आवास जो कि है 10.7%। और छठा है आपका मिश्रित वस्तुएं यानी कि विविध, जिसमें हम लोग सेवा को भी शामिल कर देंगे जो कि आपका 28.32% है। कुल मिलाकर आपका 100% होना चाहिए। तो इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आपका CPI है यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, इसके इंडेक्स में सबसे ज़्यादा जो भार है किसका है, तो हम लोग जानते हैं भोज्य एवं पेय पदार्थ का है 45.86%। फिर सेकंड नंबर किसका आता है, तो हम लोग जानते हैं कि मिश्रित वस्तुओं का, जिसमें आपका ये सेवा भी शामिल है, उसका 28.32%। तीसरा नंबर किसका आता है, तो हम लोग जानते हैं वो आपका आवास का जो कि है 10.07%। फिर हम लोग देखते हैं कि आपका चौथा नंबर किसका आता है, तो ईंधन एवं प्रकाश का 6.84%। पाँचवा नंबर किसका आता है, तो कपड़ा बिस्तर और जूते का 6.53%। और सबसे लास्ट में छठा नंबर किसका आता है, तो आपका पान एवं तंबाकू पदार्थ का आता है जो कि 2.38% है। ये हम लोग जान लेंगे। उसके बाद हम लोग CPI का गुण बता देंगे, CPI बढ़िया है कि खराब है। तो CPI का गुण बता देंगे, CPI का अवगुण है ही नहीं, CPI का केवल गुण ही गुण है। ठीक है, तो हम लोग बता देंगे। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग जो देखेंगे CPI और WPI में अंतर देख लेंगे कि जो आपका होलसेल प्राइस इंडेक्स है और आपका जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, दोनों में क्या अंतर है, इन दोनों के बारे में अंतर हम लोग जान लेंगे। तो एक पेज में अंतर भी बता देंगे। फिर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि आपका कोर इन्फ्लेशन क्या होता है और आपका हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या होता है। तो कोर इन्फ्लेशन के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, हेडलाइन इन्फ्लेशन के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ तक हम लोग जो है वो मुद्रास्फीति को अगर इतना डायमेंशन में पढ़ेंगे
तो मुद्रास्फीति के ऊपर आपका जो है बहुत अच्छा खासा कंटेंट रेडी हो जाएगा। और मुद्रास्फीति पे अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसको लिखने की स्थिति में रहोगे फिर इसके अनुसार से, है ना। तो आप फिर जो है लिखने की स्थिति में रह जाओगे तो फिर आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। तो इस बात को भी आप समझ लीजिए। तो आज हम लोग मुद्रास्फीति के बारे में पूरा जो है रोड मैप समझ लिए हैं। अब इसमें क्या क्या पढ़ना है वो हम लोग क्लास में पढ़ चुके हैं, वहाँ से इसको रिलेट कीजिएगा तो आपको कहीं भी कोई भी परेशानी नहीं होगा। तो हम लोग नेशनल इनकम का रोड मैप देखे, दूसरा हम लोग मुद्रास्फीति का भी रोड मैप देख लिए हैं। अब हम लोग नेक्स्ट जो है वो लोकवित्त का रोड मैप दिखेंगे, जो हम लोग कल की क्लास में दिखेंगे, आज की क्लास में नहीं। तो आई होप ये क्लास आपको समझ में आया होगा। क्लास ये क्या था, मतलब ये रोड मैप आपको समझ में आया होगा कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और कितना पढ़ना है, ठीक है ना। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। तो देखिए थोड़ा सा पीछे आपका छूट गया था, मुद्रास्फीति का मापन हम लोग एक बार फिर से समझते हैं। तो मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन, इसका जो मापन है वो आपका 3 तरह से हो सकता है। 3 तरह कौन कौन है, तो एक है आपका CPI जिसको हम लोग बोलते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इसको हम लोग उपभोक्ता मूल्य सूचकांक भी कहते हैं। दूसरा है आपका WPI, इसको हम लोग होलसेल प्राइस इंडेक्स कहते हैं, यानी कि थोक मूल्य सूचकांक। उसके बाद एक आता है आपका PPI, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं उत्पादकता मूल्य सूचकांक। और उत्पादकता मूल्य सूचकांक जो है इसको हम लोग प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स कहते हैं, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। तो मुद्रास्फीति को काउंट हम लोग 3 तरीके से करते हैं। एक पॉइंट और भी आपको बताया गया था जब हम लोग नेशनल इनकम पढ़ रहे थे ना, तो उसमें हम लोग एक पढ़े थे आपका कि हम लोग जब इन्फ्लेशन पर जब हम लोग नेशनल इनकम पढ़ रहे थे यानी कि राष्ट्रीय आय, तो वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि एक होता है आपका बाजार मूल्य पर GDP को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। एक आपका नियत बाजार मूल्य पर GDP और एक आपका चालू बाजार मूल्य पर GDP। इसमें से हम लोग जो है एक को हम लोग बोलते हैं नॉमिनल GDP और एक को हम लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं, तो एक को हम लोग बोलते हैं नॉमिनल GDP और एक को हम लोग बोलते हैं रियल GDP। तो 2 चीज़ आ गया था आपका नॉमिनल और रियल GDP। तो फिर हम लोग जो है नॉमिनल GDP और ऊपर में नॉमिनल GDP लिख देंगे, यहाँ नॉमिनल GDP बटे में रियल GDP हो जाएगा और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो ई आता है आपका, इसको कहते हैं GDP डिफ्लेटर। और ये जो GDP डिफ्लेटर है वो भी मुद्रास्फीति को मापता है, तो हम लोग लिख सकते हैं वो GDP डिफ्लेटर भी, ठीक है ना। तो GDP डिफ्लेटर क्या बताए हम कि GDP डिफ्लेटर यानी कि अपस्फीति इज इक्वल टू ऊपर में नॉमिनल GDP और नीचे में रियल GDP और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। नॉमिनल GDP क्या होता है, तो जो आपका चालू बाजार मूल्य पर GDP होगा उसी को हम लोग नॉमिनल GDP कहते हैं, और जो आपका नियत बाजार मूल्य पर GDP होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, रियल GDP कहते हैं, ठीक है ना। और इन दोनों का जो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो जो आता है वो आपका GDP डिफ्लेटर है। तो हम लोग बात कर रहे थे कि मुद्रास्फीति को मापने के लिए 3 प्रकार है, एक और भी हो जाता है GDP डिफ्लेटर। तो हम लोग 4 को याद रखिए, CPI, WPI, PPI और आपका GDP डिफ्लेटर, ये 4 चीज़ याद रखिएगा मुद्रास्फीति को मापने में। यहीं पे आप थोड़ा सा एक चीज़ और देख लीजिए, ये है आपका मुद्रास्फीति का मापन जो कैसे हम लोग करते हैं। तो देख लीजिए, एक आप ना ऐसा एक चेन बनाइए, ठीक है, एक ऐसा चेन बनेगा आपका, ये रुकिए ज़रा सा, इसको हम भी बना देते हैं। जैसे मान लीजिए ये हरा है और ये हरा हरा ऐसे ऐसे चैन बनाए तो, ठीक है, ये ऐसा एक चेन बना, ठीक है। अब देख लीजिए मुद्रास्फीति जो हम लोग मापते हैं तो वो हम लोग मापन यहाँ पे दिखते हैं, ठीक है। तो एक यहाँ पे हो जाएगा आपका उत्पादक, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा आपका थोक विक्रेता, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा आपका खुदरा विक्रेता और यहाँ पे हो जाएगा उपभोक्ता। तो उपभोक्ता के पास भैया सबसे लास्ट में सामान पहुँच रहा है। उत्पादक जो है ये उत्पादक है, ये सामान को उत्पादन करेगा तो फिर ये थोक विक्रेता के पास जाएगा, थोक विक्रेता से फिर ये खुदरा विक्रेता के पास जाएगा और खुदरा विक्रेता से फिर वो अंतिम यानी कि उपभोक्ता के पास जाएगा। उत्पादक जो है वो उत्पादन करने के लिए कुछ इनपुट देगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका इनपुट, क्या हो जाएगा, यहाँ पे इनपुट हो जाएगा। अब ये इनपुट दिया उत्पादक तो कुछ आउटपुट निकलेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका आउटपुट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इनपुट दिया तो यहाँ पे अगर मापेंगे तो इसको बोलेंगे इनपुट PPI, क्या कहेंगे, इनपुट PPI कहेंगे। इस जगह में इन्फ्लेशन का मापन इनपुट PPI के द्वारा होगा, ठीक है, यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए। इस जगह पे मुद्रास्फीति का मापन इनपुट PPI के द्वारा।
यहाँ उत्पादक जो है वो उत्पादन किया तो कुछ आउटपुट निकला, तो यहाँ पे आउटपुट निकला, तो यहाँ पे जो मुद्रास्फीति का मापन होगा वो आपका आउटपुट पीपीआई के द्वारा होगा, आउटपुट पीपीआई के द्वारा। यहाँ पे इनपुट पीपीआई के द्वारा मापन होगा, यहाँ पे आउटपुट पीपीआई के द्वारा मापन होगा। ठीक है, क्लियर। तो इस पॉइंट को हमेशा ये सीरीज को याद रखिएगा। उत्पादक हमेशा कुछ उत्पादन करने के लिए कुछ इनपुट देगा, तब उसका कुछ आउटपुट निकलेगा। तो इनपुट पीपीआई फिर आपका आउटपुट पीपीआई। कहने का अर्थ है ये आपका पीपीआई है, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। पीपीआई को हम लोग दो भागों में बांट के पढ़ते हैं, दो भागों में बांट के नहीं, मतलब कि दो आधारों पर हम लोग इसको मापते हैं, एक आपका इनपुट पीपीआई और एक आपका आउटपुट पीपीआई। समझ में आया? यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब ये हो गया, ये हो गया, इसको मिटा देते हैं हम ताकि कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, अब देख लीजिए इसके बाद का क्या होता है कंडीशन, वो देख लीजिए आप। ये रहा आपका, ये तो उत्पादक हो गया, ये उत्पादक हो गया, ये भी नहीं दिख रहा ना, रुकिए जरा सा। ये आपका उत्पादक हो गया, ये आपका थोक विक्रेता, ये आपका खुदरा विक्रेता और ये आपका उपभोक्ता आ जाएगा। तो उत्पादक और थोक विक्रेता, तो थोक विक्रेता से पहले हम लोग पीपीआई के द्वारा मापेंगे। उत्पादक से पहले इनपुट पीपीआई, उत्पादक के बाद आउटपुट पीपीआई, थोक विक्रेता से पहले आउटपुट पीपीआई, थोक विक्रेता और खुदरा विक्रेता के बीच में हम लोग डब्ल्यूपीआई, क्या बोलेंगे यहाँ पे डब्ल्यूपीआई, यहाँ पे सीपीआई, समझिए। और यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक पीपीआई, तीन को आ गया आपका। यहाँ से यहाँ तक पीपीआई, यहाँ से यहाँ तक डब्ल्यूपीआई, यहाँ से यहाँ तक सीपीआई। तो उत्पादक से पहले इनपुट पीपीआई, उत्पादक के बाद आउटपुट पीपीआई, थोक विक्रेता और खुदरा विक्रेता इन दोनों के बीच में डब्ल्यूपीआई के द्वारा, और खुदरा विक्रेता और उपभोक्ता के बीच में सीपीआई के द्वारा, यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के द्वारा मुद्रास्फीति का मापन होता है। तो ये वाला तो आपको अब कभी भी जीवन में कन्फ्यूजन नहीं होगा, अब ये जो हम बता दिए उसको। ठीक है, अब देख लीजिए, यहाँ पे देख लिए इनपुट पीपीआई, यहाँ पे आउटपुट पीपीआई, यहाँ पे डब्ल्यूपीआई के द्वारा, यहाँ पे सीपीआई के द्वारा, सीपीआई के द्वारा, ये हो गया। इसके बाद फिर आपको इसी में एक पॉइंट जानना होता है, एक कॉन्सेप्ट है आपका सप्लाई चेन का। क्या बोले हैं? सप्लाई चेन का। ये सप्लाई चेन जो है वो आपका एग्रीकल्चर में भी जुड़ेगा, सब जगह जुड़ेगा। ये है आपका सप्लाई चेन। सप्लाई चेन में क्या बोला जाता है, एक है यहाँ पे आपका फर्म है और यहाँ पे आपका मार्केट है। क्या है? मार्केट है। ये फर्म है यहाँ पे, ये है आपका फर्म और ये है आपका मार्केट। समझो ये समझिए आपका ये कंज्यूमर है। क्या है? कंज्यूमर है। क्या है? ये आपका कंज्यूमर है। ठीक है, अब देखिए कोई भी फर्म जो है और बीच में आपका फूड प्रोसेसिंग यूनिट है। एक तरफ आपका फर्म है, ये फर्म हो गया, बीच में फूड प्रोसेसिंग यूनिट है, यहाँ पे मार्केट है। फर्म फूड प्रोसेसिंग में सामान दिया, इसको बोलते हैं इनपुट रॉ मटेरियल। फूड प्रोसेसिंग उसको प्रोसेस किया और वो मार्केट में भेजा, इसको बोलेंगे यहाँ पे आउटपुट हुआ। तो आउटपुट फाइनल गुड्स। ठीक है, ये पूरा सप्लाई चेन है। एक तरफ आ गया आएगा यहाँ पे फर्म, एक तरफ बीच में आएगा आपका फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। यहाँ फर्म है, यहाँ पे इंडस्ट्री है, यहाँ पे मार्केट है यानी कंज्यूमर। तो यहाँ से यहाँ गया इनपुट, यहाँ से यहाँ गया आउटपुट। ठीक है, तो देखिए फर्म का मतलब सॉरी ये इंडस्ट्री का जो पहले सामान मिल रहा है इनपुट रॉ मटेरियल है, इसको हम लोग बैकवर्ड लिंकेज सप्लाई चेन कहते हैं। क्या कहते हैं? बैकवर्ड लिंकेज सप्लाई चेन कहते हैं। ये हम लोग नोट्स में पढ़ चुके हैं। और इंडस्ट्री के बाद जो मार्केट में जाएगा उसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड लिंकेज सप्लाई चेन। तो बैकवर्ड लिंकेज सप्लाई चेन क्या हो जाएगा? जैसे कि कोई भी फर्म को उत्पादन करने के लिए बीज चाहिए, सिंचाई चाहिए, भूमि चाहिए, लेबर चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, ये सभी इसमें आ जाएगा। किसमें? तो बैकवर्ड लिंकेज सप्लाई चेन में आ जाएगा। इसको हम लोग अप स्ट्रीम रिक्वायरमेंट भी कहते हैं। इसको हम लोग अप स्ट्रीम रिक्वायरमेंट भी कहेंगे, इसको हम लोग डाउन स्ट्रीम रिक्वायरमेंट भी कहते हैं। तो अप स्ट्रीम रिक्वायरमेंट में आपका बीज, सिंचाई, भूमि, मतलब कि खेती करने से पहले जो भी आपको ज़रूरत होगा वो बोलते हैं हम लोग अप स्ट्रीम रिक्वायरमेंट। फिर खेती करने के बाद उसको बचाने के लिए सब्जी को रेफ्रिजरेटर चाहिए, आपको स्टोरेज चाहिए, यातायात का सुविधा चाहिए, तो जो बाद में चाहिए उसको बोलेंगे डाउन स्ट्रीम रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पे ये वाला भी जो है कनेक्ट कीजिएगा आप। ठीक है, इसके बाद फिर हम लोग जो है थोक मूल्य सूचकांक की तरफ चलेंगे कि थोक मूल्य सूचकांक क्या होता है। थोक मूल्य सूचकांक के बारे में पूरा डिटेल से पढ़ लेंगे। इसमें किन वस्तुओं को शामिल किया जाता है, किसको नहीं शामिल किया जाता वो जानेंगे। फिर थोक मूल्य सूचकांक की संरचना देखेंगे। ये आपका 3 गो होता है, ऐसे कॉलम बनेगा। ठीक है, यहाँ पे 1 2
ये 3 को कॉलम बनेगा, कॉलम बनेगा। एक में सीरियल नंबर रहेगा, एक में कंपोनेंट रहेगा और एक में उसका वजन रहेगा। इसमें हम लोग जानते हैं 676 गो गुड्स आते हैं, जिसमें से प्राथमिक पहला नंबर प्राथमिक वस्तुएं 117 गो गुड्स, इसका 22.62%। दूसरा नंबर विनिर्मित वस्तुएं, ये 564 गो गुड्स आएंगे, जो कि 64.23% इसका वजन होगा। फिर आएगा आपका तीसरा नंबर, वो होगा ईंधन और ऊर्जा, जिसमें 16 गो वस्तुएं आएंगे, जिसका वजन देखिएगा तो 13.15 है। और ओवरऑल परसेंटेज देखिएगा तो आपका ये 100% निकल के आएगा, और वस्तुएं देखिएगा तो 676 आएगा। 676 में कैसे बांटा गया है, 117, 564 और आपका 16, इस तरह से ये बांटा गया है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, यहाँ पे आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर हम लोग जो है वो आपका थोक मूल्य सूचकांक जो है, इसका हम लोग देखेंगे। फिर थोक मूल्य सूचकांक कैसे निकाला जाता है वो भी हम लोग को जानना पड़ेगा। उसके बाद फिर हम लोग थोक मूल्य सूचकांक के गुण तो है तो उसको गुण को पढ़ेंगे। इसके बाद इसका हम लोग अवगुण के बारे में पढ़ेंगे कि थोक मूल्य सूचकांक जो है हम लोग के लिए कैसे नुकसान करता है, उसको भी हम लोग जानेंगे। फिर आपका थोक मूल्य सूचकांक कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग उपभोक्ता मूल्य सूचकांक चलेंगे, CPI। फिर CPI क्या होता है वो सब के बारे में पढ़ेंगे। तो इस तरह से हम लोग इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, थैंक यू।